दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। निष्पक्ष खबरों के लिए सीधे बोल चैनल को देखते रहें। सत्यपाल मलिक की मौत पर घमासान प्रारंभ हो गया। सियासत या साजिश के कई सवाल अधूरे रह गए। सत्यपाल मलिक का रिश्ता सरकार से अच्छा था, लेकिन उनका किसानों के आंदोलन के पक्ष में आना, उद्योगपतियों को पर निशाना साधना उन्हें सिस्टम विरोधी छवि में ला चुका था और वो सत्ता के आंख की किरकारी बन गए थे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ ही कई सवाल अधूरे रह गए। जब तक वो जीवित रहे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। 78 वर्षीय सत्यपाल मलिक नई दिल्ली के RML अस्पताल में यूरिन इन्फेक्शन और सेप्टिक्स के इलाज के लिए भर्ती रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी CBI जांच कर रही थी। मलिक ने कहा था कि उन्हें 2 फाइल पास करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। मलिक ने कुछ अरसा पहले ही बीमार होने पर दिल्ली एम्स में भर्ती होने और हालत खराब होने की पुष्टि की थी। ध्यान रहे, CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर जम्मू कश्मीर के किशनवाड़ा जिले में जल विद्युत परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले, करप्शन इन इंडिया पॉलिटिक्स में उन समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पहले मलिक को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। यह मामला खुद मलिक की शिकायत पर 2022 में दर्ज हुआ था। सत्यपाल मलिक के आरोप क्या थे, क्या किया था उन्होंने, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2021 में खुलासा किया था कि उन्हें 2 विवादित फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। एक रिलायंस समूह से जुड़ी, दूसरी एक RSS पदाधिकारियों से संबंधित फाइल थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिए। सत्यपाल मलिक के आरोप क्या थे, क्या किया था खुलासा, यह आपके सामने हम बता चुके हैं। जानकारी के अनुसार पहली फाइल सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी थी, जिसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को अनुबंध मिला था। दूसरी फाइल चेनाब नदी पर किए गए जल विद्युत परियोजना में नागरिक कार्यों के अनुबंध की गई थी, जिसमें अनुचित प्रतिक्रिया अपनाए जाने के आरोप थे। आखिर CBI को कैसे सौंपा गया मामला? सत्यपाल मलिक के आरोप लगाने के 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन मामलों की CBI को जांच सौंप दी थी और उसके बाद 23 मार्च 2022 को 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई। जो सत्ता के खिलाफ चलेगा उस पर CBI ED कोई नई बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 2017 में पुरानी योजना समाप्त होने के बाद नई बीमा योजना के लिए टेंडर जारी किए थे। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को L1 बोलीदाता के रूप में
सितंबर 2018 में अनुबंध दिया था। यह योजना शुरू होने के तुरंत बाद सरकार ने 61 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। आरोप और अनियमितताएं की आशंकाएं। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, आरोपों के अनुसार यह भुगतान बिना मुख्य सचिव या राज्यपाल की मंजूरी के किया गया था। कर्मचारियों ने उच्च प्रीमियम और योजना से बाहर निकलने के विकल्प न होने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने योजनाओं को धोखाधड़ी बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रकरण के आरोपों के अनुसार बीमा दलाल TRVL कथित तौर पर एक बड़े कारोबारी समूह का मुखौटा था और टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर रिलायंस को अनुबंध देने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, इस केस में जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सच। CBI ने 2021 में कहा था कि उसे इस केस में कोई अनियमितताएं नहीं मिली, लेकिन 44 करोड़ की वसूली की सिफारिश की गई। तब 2022 में वित्त विभाग ने माना कि अनियमितताएं थीं और मामला CBI को सौंपा था। आखिरकार CBI की FIR में क्या कहा गया? PBI ने TRVL, रिलायंस जनरल और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और के आरोप लगाए थे। इसमें सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। ईडी की जांच और संपत्ति जब्त करना। ईडी ने जनवरी 2024 में इस मामले में 36.57 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। ईडी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया जानबूझकर संदिग्ध तरीके से डिजाइन किया गया था। प्रकरण के अनुसार 2019 में 22 करोड़ रुपए का अनुबंध पटेल इंजीनियरिंग को दिया गया था। CBI की FIR में कहा गया कि प्रक्रिया में ई-टेंडरिंग की दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया और बोर्ड के निर्णय के बावजूद रिवर्स ऑक्शन नहीं किया गया। परियोजना की कुल लागत 4,287 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन इसमें घटिया निर्माण और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की विफलता की शिकायतें सामने आई। CBPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में टेंडर रद्द किया गया था, लेकिन 48वीं बैठक में बिना रिवर्स ऑक्शन के पटेल इंजीनियरिंग को फिर से ठेका दे दिया गया था। CBI ने मलिक के अलावा CBPPL के MD MS बाबू, निर्देशक MK मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा, मलिक के निजी सचिव वीरेंद्र राणा, कंवर सिंह राणा, पटेल इंजीनियरिंग के MD रूपेन पटेल और कारोबारी कंवलजीत सिंह दुग्गल को आरोपी बनाया था। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2021 में खुद सार्वजनिक रूप से 300 रुपए की रिश्वत मिलने की बात कही थी और उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि यह मामला अंबानी से जुड़ा था और दूसरा RSS पदाधिकारियों से संबंधित था। हालांकि उन्होंने इन दावों का कोई ठोस दस्तावेज सबूत
सार्वजनिक किया। तो आरोप गंभीर थे, लेकिन बिना दस्तावेजी या ऑडियो वीडियो प्रमाण के इन्हें साबित करना मुश्किल है। इससे उन पर राजनीतिक रूप से बयानबाजी करने का आरोप भी लगा था। सीबीआई की भूमिका पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्षता है, इस पर भी सवाल उठे हैं। मलिक को शुरू में गवाह के रूप में बुलाया गया, लेकिन बाद में उन्हीं को आरोपियों की सूची में शामिल किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो सीबीआई केंद्र के अधीन आती है और मलिक भाजपा सरकार के आलोचक बन चुके थे, इससे यह आशंका पैदा की गई, जताई गई कि कहीं यह जांच राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित तो नहीं है। हालांकि सीबीआई का आरोप पत्र तथ्यों के आधार पर है, फिर भी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। अब मलिक की मौत के साथ कई सवाल अधूरे हो गए हैं। सीबीआई के आरोप पत्र में मलिक के साथ 6 अन्य लोग भी नाम दर्ज हैं, जिनमें इंजीनियरिंग कंपनी के एमडी से लेकर अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अगर अकेले मलिक दोषी होते तो मामला ज्यादा संदिग्ध होता, लेकिन पूरे नेटवर्क की जांच का मतलब है कि मामला केवल राजनीति का ही नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की परतें भी है। तो क्या यह मलिक के जीवित होते पता नहीं चला? और अब बातें तरह तरह की उठने लगी। जम्मू कश्मीर का मामला है और इस पे जो भी आधार हो कहा नहीं जा सकता। वहीं सत्यपाल मलिक भाजपा की ओर से नियुक्त राज्यपाल थे, लेकिन अनुच्छेद 317 हटने के बाद वे लगातार भाजपा की आलोचना करते रहे और किसानों के आंदोलन से लेकर अडानी अंबानी तक हर मामले में प्रखर आलोचक रहे। भाजपा से दूरी बनाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने का समय भी ध्यान देने लायक है। चर्चा यही है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हो सकता है आरोप लगाने वाला आरोपों के घेरे में ही चला गया। बहरहाल सत्यपाल मलिक का यह दावा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार की फाइलें रोकी। पहली नजर में विश्वसनीय लगता था, क्योंकि उन्होंने खुद ही सबसे पहले यह बात उजागर की थी। लेकिन जब एजेंसियां उन्हीं को आरोपी बना रही थी, तो यह सवाल उठता है, क्या वे भ्रष्टाचार रोकने वाले थे या उसी सिस्टम का हिस्सा थे? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि संभावना है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार भी हो गए। दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का उजागर किया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का उनकी बयानबाजी और आलोचना की वजह से अब उन्हें निशाना बनाया गया हो। सच तो यह भी है, हो सकता है मलिक की मौत काले सच से जुड़े कई सवाल छोड़ गई हो। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने पुलनामा पर भी सवाल उठाए थे और उनकी राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी। उनकी मौत पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सच क्या है यह तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्यपाल मलिक को अनदेखा किया और उन्हें बिल्कुल ठिकाने लगा दिया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सत्यपाल मलिक इस दुनिया में नहीं रहे,
इसी के साथ वो सवाल भी दफन हुए जो कि उठते तो एक भूचाल आने की संभावना थी। दोस्तों, राजनीति में भी कुछ भी संभव है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सभी को पता है कि कुछ साल पहले मेडिकल कॉलेजों में कितने घोटाला हुए थे और व्यापक घोटाला जो कई साल तक सुर्खियों में छाया रहा और लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो खत्म हो गए। कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल थे। तो जो बातें उठ रही हैं वो कहीं ना कहीं सच भी हो सकती हैं और झूठ भी है, लेकिन बात तभी उठती है जब कुछ होता है। अगर कहीं आग लगी होती है तो धुआं उठता ही है। यह सब जांच का विषय है। ये सारी जानकारी मुझे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। मैं सत्यपाल मलिक को सीधे बोल यूट्यूब चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि देता हुआ, आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।